Okay, so today we are going to discuss cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. Now see, आपको सबको पता है कि इंडिया के पास बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है। उसमें दो टाइप के हेरिटेज जनरली इंक्लूड होता है। फर्स्ट इज मटेरियलिस्टिक, सेकंड इज जेनेटिकल। दो टाइप के हेरिटेज आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो है दैट इज जेनेटिक हेरिटेज। A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. जैसे कि हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारी जो आंखें होगी, हमारा जो फेस होगा, हमारे जो नाखून होंगे, अगर आप कभी नोट करोगे तो इट इज़ सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। हमारी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा हमारे माता पिता सोचते होंगे ऑलमोस्ट नियर बाई का ही हम लोग भी सोचते होंगे। तो ये जो पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, दिस इज आवर जेनेटिकल इनहेरिटेंस। अब उसकी जगह देयर इज वन मोर टाइप ऑफ हेरिटेज, दैट इज योर मटेरियल हेरिटेज। मटेरियल हेरिटेज में क्या आता है कि जो भी कुछ प्रॉपर्टी हमें हमारे एंसेस्टर्स के पास से मिली है, से फॉर एग्जांपल कोई घर हमें मिला, कोई लैंड हमें मिली, कोई हवेली जैसा कुछ हमें मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी, ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल हेरिटेज में। सो इन टोटल अगर हम लोग बड़े बड़े तौर पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कुछ एक इंसान ने अपने इंटेलेक्ट एंड अपने स्किल को यूज़ करके पाया है, दैट इज़ नोन एज योर कल्चरल हेरिटेज। दैट इज़ नोन एज योर कल्चरल हेरिटेज। अब इसी तरीके से सिर्फ इंटेलेक्ट एंड स्किल को ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। इंटेलेक्ट एंड स्किल के साथ साथ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे रिचुअल्स एंड हमारी जो लाइफस्टाइल जो हमें हमारे पूर्वजों की तरफ से मिली है, उन सबको भी क्या कहा जाएगा, कल्चरल हेरिटेज कहा जाएगा। अब जहाँ तक कल्चरल हेरिटेज की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि आपका एजुकेशन, जैसे कि आपके फार्मिंग, आपके फेस्टिवल्स, आपके डेली लाइफ, आपका एंटरटेनमेंट का सामान, सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें आपके कल्चरल हेरिटेज में आती है। अब इंडिया, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कुछ सोशल वैल्यूज़ है, कुछ हमारे कस्टम्स हैं एंड हमारी जो फैमिली सिस्टम है, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या करा जाता है, जाना जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि देयर वर एन एंशिएंट लिटरेचर जिसमें आपको 64 आर्ट्स यानी कि 64 कलाओं का यहाँ पे आपको वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये 64 कलाओं में क्या क्या चीज़ें होता था, तो ये 64 कलाओं में आपके हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस, ये सारी सारी चीज़ें आपके 64 आर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड होती थी। इसके अलावा आज सबको पता है कि 21 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे भी जो है वो आपके इंडिया की ही एक कल्चरल हेरिटेज है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट्स। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के आर्ट्स में एंड आर्ट्समैन में कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। सबसे पहला है आपका आर्ट क्ले वर्क। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी और इंसान, मिट्टी और इंसान जो है वो बहुत ही पहले के टाइम से, बहुत ही एंशियंट टाइम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप पंच महाभूत की बात करें तो हवा, पानी, आकाश, जल सॉरी जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांच हमारे जो है पंच महाभूत है। उसमें से एक पंच महाभूत है आपके पृथ्वी, यानी कि आपकी मिट्टी, मिट्टी, राइट। तो इंसान और मिट्टी बहुत पहले के टाइम पीरियड से एक दूसरे से, बहुत एंशियंट टाइम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इवन अगर आप देखोगे तो जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते हैं तो मिट्टी के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब से पैदा होते हैं तब से लेके अंत तक हमारा जो पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं मिट्टी से कनेक्टेड है। अब देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर किस तरीके के यहाँ पे मिट्टी का यूज़ करके क्ले वर्क किया जाता है। तो आपको देखने को मिलते थे कि मिट्टी में से टॉयज बनते हैं, मतलब खिलौने बनते हैं। पोट्स, पिचर्स, अर्थन लैम्प्स, क्ले स्टोव यानी कि चूल्हा, क्ले वेयर्स were made by the potters to store grains, milk, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क।
आज के टाइम पीरियड में हम लोग जिन डब्बों का यूज़ करते हैं, जिस स्टील या तो आपके एल्यूमिनियम डब्बों का यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेनरीज एंड ऑल। तो यहाँ पे एक टाइम में क्या हुआ करता था एंशियंट टाइम में कि मिट्टियों के बर्तन के यूज़ होते थे। आज आप देखेंगे तो बहुत सारी आयुर्वेदिक शॉप्स आपको जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो आपको मिट्टी के बर्तन प्रोवाइड करती है, मिट्टी की पानी की बोतल प्रोवाइड करती है। और ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में अगर आप कुछ भी बनाते हो या मिट्टी के बर्तन आप उसमें पानी पीते हो तो आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहती है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं कि इसी टाइप के अगर मिट्टी की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो किचन वेयर्स हुआ करते थे, तो किचन वेयर्स हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्ले से बनते थे। किससे बनते थे? क्ले से, यानी कि मिट्टी से। इसके अलावा लोग अपने घर तक जो है वो किससे बनाया करते थे? मिट्टी से बनाया करते थे। और उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी रहे, उसको थोड़ा सा सीमेंटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो इसमें आपके काव डंग को मिक्स करते थे। सो मिट्टी और काव डंग के साथ आपका जो है ये पूरा का पूरा एक घर तैयार होता था। अब ये सारे चीज़ें हमें कैसे पता? ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता क्योंकि जब भी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया गया तो उस एक्सकेवेशन के अंदर देयर वर 2 to 3 सिटीज़, जिसका नाम आपको यहाँ पे बताया जाता है कि लोथल, मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। अब ये तीन ऐसे मेजर सिटीज़ थे कि जहाँ से आपको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग जो कुछ यूटेंसिल्स मिले हुए, वो यूटेंसिल्स आपके रेड कलर्ड के ब्रिक से बने हुए, रेड कलर की मिट्टी से बने होते हैं। अब उसका रेड कलर क्यों आता है मिट्टी का? कि जब भी कभी आप मिट्टी को गर्म करोगे, मिट्टी को थोड़े से क्ले फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे आप गर्म करोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल, मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा से आपको रेड सैंडेड आपको यहाँ पे मिट्टी मिलती है, राइट। सो दिस इज आपका क्ले वर्क हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुजरात में सबसे फेमस चीज़ है आपके गरबा। तो गरबा जो होता है वो गरबा भी माता जी का किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्ले वर्क। नाउ इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले। मतलब इंडिया के अंदर दो टाइप के क्लेस के साथ यहाँ पे यूटेंसिल्स बनते थे। यूटेंसिल्स यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। तो मिट्टी के यहाँ पे कच्चे मिट्टी के बनते थे और पक्की मिट्टी के भी बनते थे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे टेराकोटा यानी कि जो अनबेक्ड क्ले से हमारे यूटेंसिल्स बने हैं, उस यूटेंसिल्स को हम लोग जो है आज के टाइम में आपके साउथ साउथ इंडिया के नागार्जुन कोंडा में एंड गुजरात के लांगणज यानी कि महसाणा डिस्ट्रिक्ट में उसके हैंडमेड यूटेंसिल्स आज भी आपको मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द लोकेशन कि अगर आपको पूछा जाए मैप के अंदर कि क्ले वर्क इंडिया में कहाँ होता था, तो गुजरात में महसाणा यानी कि लांगणज में होता था। और इंडिया लेवल पे नागार्जुन कोंडा जो कि साउथ इंडिया में आया हुआ एक सेंटर है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड इज आर्ट ऑफ वीविंग, मतलब कि बुनकरी, मतलब कि जो बनकर का काम होता है उसकी बात। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल एंड ज्वाइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। आर्ट ऑफ स्पिनिंग। अब क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग एक शर्ट पहनते हैं तो हम लोग तो डायरेक्टली वो शर्ट पहनते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो शर्ट के अंदर बहुत सारे आपको वो दिखेंगे कि जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल थ्रेड्स ऑफ योर कॉटन। तो कॉटन की स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स को मिला के एक पूरा सा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है लाइक शर्ट। तो ऐसी चीज़ आपके जो कॉटन बॉल में से या तो कॉटन में से लॉन्ग थ्रेड्स बना के उसको अगर हम लोग शर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट आर्ट इज कॉल्ड योर स्पिनिंग, राइट। ऐसे आर्ट को क्या कहा जाएगा? स्पिनिंग कहा जाएगा। इवन आपको अगर गांधी जी के बारे में आप जानते हो, उनके बारे में सुना है, कभी उनको देखा है, तो गांधी जी के बारे में आपको पता चलेगा कि कॉटेज इंडस्ट्री पे वो बहुत ही रिलाई करते थे और वो हमेशा से खादी से बने खुद वो लोग अपने कपड़े बनाते थे और खुद पहनते थे। गांधी जी आप सबको पता होगा कि चरखा यूज़ करते थे, तो चरखे से वो अपने खुद के लिए शर्ट बनाते थे या ऊपर जो भी था पूरा का पूरा ये सिस्टम बनाते थे, पूरा एक शर्ट बनाते थे, शर्ट बनाते थे।
द नेक्स्ट इज हैंड वीविंग। इसी के अंदर आपको हैंड वीविंग देखने को मिलेगा कि इंडिया पहले के टाइम में से बहुत ही फेमस था टेक्सटाइल के लिए, यानी कि कपड़ों के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसके लिए बहुत ही फेमस था। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ढाका का एक मुस्लिम आता था। क्या आता था? मुस्लिम। ढाका का मुस्लिम, जिसे कहा जाता था टाका। ठीक है। ढाका करके एक सिटी है जो बांग्लादेश का आज का टाइम का कैपिटल। वो ढाका में मुस्लिम बनाने की पूरी फैक्ट्री हुआ करती थी। अब ये फैक्ट्री में क्या था, ये जो मुस्लिम बनता था वो कैसा मुस्लिम था कि आप एक छोटी सी रिंग ले लोगे। ढाका जो पूरा एक सिटी है वहाँ पे आपके टाका हुआ करता था। टाका जो है वो आपके एक ऐसा पीस हुआ था आपके एक साड़ी जैसा, कि जिसको अगर आप एक छोटी सी रिंग भी जो होती है, सबसे फॉर एग्जांपल इतना, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतने में से अगर आप वो पूरी साड़ी को आप पसार करते हो तो पूरी की पूरी साड़ी जो है वो वहाँ से पास आउट हो जाती है। उतनी सॉफ्ट होती थी, उतनी मलमल जैसी होती। सो ये कुछ हमारा हैंड वीविंग वर्क हुआ करता था आपके ढाका के अंदर। ये हमारे एंशिएंट इंडिया की बात है। इसके अलावा अगर हैंड वीविंग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कारपेट्स, बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ के कारपेट्स, जो हैंड वीवन कारपेट्स है वो बहुत ही आपके फेमस थे, पूरे वर्ल्ड फेमस थे एक्चुअली, ऐसा कहा जा सकता है। एंड आपको यहाँ पे पिक्चर भी दे रखे हैं हैंड वीवन कारपेट्स की। ये जो आप कारपेट्स देख रहे हो, ये कारपेट्स आपके हाथों से बनाए गए। आज के टाइम में अगर आप मशीन का भी यूज़ करते हो तो भी ऐसे आपके कारपेट्स नहीं बनेंगे। ऐसे कारपेट्स वो लोग जो है अपने हाथों से बनाया करते थे। आगे अगर हैंड वीविंग की बात करें तो पाटन के पटोला, कांजीवरम की साड़ी, बनारस की साड़ी, राजस्थान की बांधनी, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडिया की, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप पाटन के पटोला की बात करो तो पाटन का पटोला करीब करीब 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल लेने जाओ तो। बाकी डुप्लीकेट तो आपको 5-6 हज़ार में भी मिल जाएगा, बट 5-6 हज़ार का भी डुप्लीकेट, मतलब वो चीज़ आप पहनोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये डुप्लीकेट है। राइट। सो 1.5 लाख रुपए से लेके आपको 25 लाख रुपए तक का पटोला मिलता है। सो ये चीज़ें आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ अ हैंड वुवन आर्ट, मतलब हाथों से बनाई गई कारीगरी है। अगर पाटन के पटोला के बारे में बात करें तो नीचे ही आपको थोड़ा सा पैराग्राफ में बताया गया है कि इन द एरा ऑफ सोलंकी एरा इन गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के टाइम पीरियड में, गुजरात के अंदर सोलंकी का जो टाइम पीरियड था वो आप कह सकते हो कि गोल्डन टाइम पीरियड था गुजरात के लिए। एंड इस पर्टिकुलर एरा में गुजरात के एक बहुत ही महान शासक हो गए जिनका नाम था सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह ने बहुत सारे आर्टिसंस को बाहर से बुलाया और कहा कि आप पाटन में आके रहो और अपने काम यहाँ पे करो। एंड पाटन को जो है, तो जो व्यूवर्स थे जो वहाँ पे आए, उन्होंने पटोला बनाया। क्या बनाया? पटोला बनाया, अपनी स्किल एंड अपने आर्ट को यूज़ करके। अब ये जो पटोला है वो करीब करीब 850 साल पुरानी एक पर्टिकुलर आर्ट है। और ये अगर आज आप देखने जाओ तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी चीज़ें हैं जो पाटन के पटोला में पाटन के पटोला बनाते हैं। बहुत रेयर फैमिलीज है। अगर आप जाओगे कभी पाटन तो आप देखना कि वहाँ पे दो चीज़ें हैं। कोई भी साड़ी बनाने के लिए आज से 50-60 साल पहले आपके हाथों का यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम में साड़ीज बनाने के लिए मशीन्स का यूज़ होता है। पाटन का पटोला एक ऐसी चीज़ है जो 800 साल 850 साल पहले, मतलब 900 साल के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा कि 900 साल पहले से शुरू हुआ है। तब भी वो हैंड वीविंग था और आज भी वो हैंड वीविंग ही है। एक पटोला बनाने में करीब करीब 3 से 4 महीने लगते हैं। एक साड़ी बनाने में, एक पटोला साड़ी बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। एक एक वो क्लोथ की थ्रेड्स को मिला के झुलाते झुलाते यहाँ पे आपको पूरा पाट हाथ से झुला के यहाँ पे पूरा आपका पटोला बनता है। और उसको एक फेमस नाम दिया गया है, दैट इज बेवड़ इक्ट। क्या नाम दिया गया है? बेवड़ इक्ट। अब ये जो बेवड़ इक्ट है, ऐसा क्यों कहा गया? इक्ट का मीनिंग होता है वीविंग, राइट। बेवड़ इक्ट यानी क्या कि आज के टाइम में ऐसे टी शर्ट्स और पैंट्स आते हैं जिसको आप सीधा पहनो या उल्टा पहनो, आप दोनों तरीके से पहन सकते हो, राइट। पाटन का पटोला ऐसा था कि अगर आपको सीधा देखोगे तो भी अगर हाथी की छाप दिखाई दे रही है, हाथी की प्रिंट दिखाई दे रही है, तो उसे अगर आप उल्टा पहनोगे
तो भी आपको हाथी की ही प्रिंट दिखेगी। मतलब आप पटोला को दोनों तरफ पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि पटोला सीधा है या उल्टा है। आज की अगर आप साड़ी देखोगे तो वो सीधी उल्टी दोनों होती है, उल्टी साड़ी कभी नहीं पहनते, सीधी साड़ी ही पहनते। लेकिन पटोला के साथ ऐसा नहीं, आप उल्टा पटोला भी पहन सकते हो, आप सीधा पटोला भी पहन सकते हो, राइट। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस वजह से इसे बेवड़ इक्त भी कहा जाता है। और उसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन गुजरात में है, दैट इज आपकी पड़ी पटोड़े बात फाटे पण फीटे नहीं। मतलब इसका क्या होता है कि एक बार पटोड़ा के ऊपर डिजाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद पटोड़ा फट सकता है, लेकिन वो जो प्रिंट है वो नहीं जाएगी। आज के टाइम में आपको पता होगा, जब हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो 4-5 बार धुलाई करने में तो कपड़े का पूरा कलर निकल जाता है। सेम हैपेंस टू साड़ी एंड ड्रेस ऑल्सो। तो यहाँ पे पटोड़ा की ये फेमस चीज़ है कि भले ही वो दोनों साइड प्रिंटेड है, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट जो है वो पाटन का पटोला फट जाएगा, लेकिन कभी भी वो प्रिंट यहाँ पे उसकी डल नहीं हो, राइट। इस वजह से यहाँ पे आपके पाटन में, फिर पाटन के पटोले के लिए एक ये फेमस कोट किया जाता है, पड़ी पटोड़े बात फाटे पण भी टे नहीं, राइट। एंड आपको अगर अगर पाटन के पटोले आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा इतना रिच एंड उतनी पावरफुल उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। इट लुक्स वेरी मच ब्यूटिफुल, यू नो। So this is all for today. That is art of weaving and art